मसाला जाग में शानदार इंद्रधनुष का नज़ारा पहली बार जमीन से टच होता हुआ इंद्रधनुष पूरा संपूर्ण तरीके से बहुत ही शानदार दृश्य यहाँ पे। मैंने अपने जीवन काल में पहला ही इंद्रधनुष देखा है जो धरती से टच हो रहा है। I'm watching a rainbow. After the morning rain, I'm watching a rainbow. Over the green terrain, I'm watching a rainbow. Shall we learn its colors? Red, orange, yellow, green, blue, indigo, and one more is violet. तो जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल और स्टार्टअप में देखा कि अपना जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंद्रधनुष, रेनबो। जो रेनबो होती है अपने वीडियो में मैंने दिखाया था शुरू में ऐड करके, वो रेनबो जो है उसका अपना टॉपिक रहेगा। लेक्चर नंबर 31 नहीं रहेगा, 31 तो पिछला था। आज का लेक्चर नंबर 32 है अपना, और 32 नंबर लेक्चर में इंद्रधनुष के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन? पहली चीज़ तो ये पढ़ेंगे कि भाई इंद्रधनुष किस कारण बनता है। दूसरी चीज़ ये पढ़ेंगे इंद्रधनुष क्यों बनता है। तीसरी चीज़ ये पढ़ेंगे कि इंद्रधनुष कब बनता है। उसके बाद ये देखेंगे कि इंद्रधनुष में कौन कौन से कलर होते हैं। उसके बाद में ये देखेंगे कि इंद्रधनुष जो है वो वृत्ताकार जैसा ही क्यों होता है, जो चाप जैसा ही आकृति उसकी क्यों होती है। ये सारी चीज़ें आज क्लियर करेंगे। इसके पीछे की जो फिजिक्स है उसका क्या है, फिजिक्स क्या लगती है कि इंद्रधनुष अपन को दिखाई देता है, ये सब कारण अपन जानेंगे। और इसके लिए आप जो है पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो अपन जो है अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक है इंद्रधनुष, और इंद्रधनुष जो है रेनबो, उसकी डेफिनेशन जो है मैंने पहले ही लिख रखी है। इस डेफिनेशन में बहुत से कारण, सारे कारण लगभग इसी में छिपे हैं। तो डेफिनेशन देखिए क्या होती है। इंद्रधनुष जो है डेफिनेशन तो ये है कि क्यों बनती है। पहली बात है इंद्रधनुष किस कारण बनती है, क्यों बनती है, उसका उत्तर जो अपनी डेफिनेशन देती है। देखिए कि जैसे कि बरसात ऋतु होती है तो बारिश के बाद मौसम साफ हो जाता है, तो कुछ ना कुछ बूंदें जो है वो आकाशीय मंडल में ठहर जाती है। तो वर्षा ऋतु में बारिश के बाद कुछ बूंदें आकाशीय मंडल में ठहर जाती है। उस पर धूप की जो प्रकाश की किरणें पड़ती है, सूर्य की प्रकाश की किरणें जब उस पर पड़ती है तो उस पर जो बूंद है उसमें 3 घटनाएं होती है। एक होती है अपवर्तन, दूसरी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और तीसरी जो घटना होती है वो होती है वर्ण विक्षेपण। जो तीनों घटनाएं होती है, इन घटनाओं के कारण जो सूर्य जो होता है उसकी विपरीत दिशा में अपने को एक अर्धवर्ताकार चाप जैसा 7 रंगों का स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, उसे कहते हैं अपन इंद्रधनुष। अब देखिए ये तो मैंने डेफिनेशन बोल के बता दी, मैंने लिखा भी यही है, यहाँ पे देख लीजिए कि वर्षा ऋतु में बारिश के बाद पानी की कुछ बूंदें आकाशीय मंडल में तैरती रहती है, और जब इन बूंदों पर सूर्य की प्रकाश की किरणें गिर जाती है तो इन 3 जो बूंदें गिरी है उनके कारण इन किरणों पे 3 घटनाएं होती है। एक होती है अपवर्तन, जो देखिए यहाँ पे मैंने बताया, एक होती है अपवर्तन, दूसरी होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और तीसरी घटना होती है वर्ण विक्षेपण। इन तीनों घटनाओं के कारण जो सूर्य है उसके विपरीत दिशा में जो है एक अर्धवर्ताकार चाप के आकार के 7 रंग, ये 7 रंग ये होते हैं विबिग्योर का एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, उसे अपन कहते हैं इंद्रधनुष। तो अब देखो पहली चीज मैं आपको क्लियर करता हूं कि इंद्रधनुष किस कारण दिखाई देता है। इंद्रधनुष दिखाई देता है सूर्य की प्रकाश की किरणें गिरने के कारण जो ये 3 घटनाएं होती है, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। इन तीनों की डेफिनेशन मैंने आपको पूरे लेक्चर्स में बताई थी। अभी जो मैं आगे आपको चित्र बना के, डायग्राम बना के जब समझाऊंगा तो फिर से इनकी डेफिनेशन बता दूंगा, और फिर से ये समझा दूंगा कि अपवर्तन कैसे होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है, और वर्ण विक्षेपण जो है कैसे होता है, जिसके कारण अपन को इंद्रधनुष दिखाई देती है। तो 3 घटनाएं होती है। ये 3 घटनाएं कौन कौन सी होती है, यहाँ पे देखिए 3 घटनाओं के कारण, 3 घटनाओं के कारण अपने को इंद्रधनुष दिखाई देता है बूंद में। पहली घटना कौन सी है, मैंने लिख रखा है, देखिए पहली ये घटना है अपवर्तन। दूसरी घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये सब होता कैसे है बूंद में, वो मैं भी आपको बताऊंगा आगे। और तीसरी जो है वर्ण विक्षेपण। तो आपको पता चल गया किस कारण होती है, उसका आंसर मिल गया।
दूसरा आंसर था कि ये कब दिखती है, इंद्रधनुष कब दिखती है, उसका आंसर चाहिए था। उसका ये है कि मैंने बताया यहाँ पे लिख रखा, देखो वर्षा ऋतु में बारिश के बाद जब मौसम साफ होता है तब दिखती है, यानी कि बारिश का मौसम होना जरूरी है तभी ये दिखेंगी। तो दूसरा आंसर मिल गया कब दिखती है। तीसरी चीज कौन कौन से कलर होते हैं वो बताए थे, तो कलर देखिए ये होते हैं विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो यहाँ पे मैं आपको सारे लिख देता हूँ। पहली चीज तो ये देखिए कब वो किस कारण दिखती है, तो तीनों घटनाओं के कारण, तीनों घटनाओं के कारण। तीनों घटनाएं जो कौन कौन सी है, ये रही अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण जो होता है, इसके कारण अपने को इंद्रधनुष दिखाई देती है। दूसरी कब दिखाई देती है, बारिश के बाद दिखाई देती है, ये ध्यान में रखना। बारिश जो है वर्षा ऋतु होना जरूरी है अपने को, सर्दियों में या फिर सर्दियों या फिर कोई भी अगला मौसम जो कोई भी अलग मौसम हो तो उसमें अपन को नहीं दिखाई देगी, बारिश के मौसम में ही दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी, क्योंकि उस टाइम अपन को बारिश की बूंदें होती है आकाश में। तीसरी चीज जो है ये जो है हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देगी, सूर्य के विपरीत दिशा में, याद रखना सूर्य की विपरीत दिशा में ही दिखाई देगी। अपनी जो पीठ है वो हमेशा सूर्य की तरफ होनी चाहिए और चेहरा जो है वो अगर सामने है इंद्रधनुष की तरफ तो इंद्रधनुष हमेशा सूर्य पीछे रहेगा और इंद्रधनुष जो है वो आगे रहेगी। तो याद रखना सूर्य की विपरीत दिशा में रहेगी। और इसमें जो 7 कलर का कॉम्बिनेशन जो है, वी यानी वॉयलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज और रेड, यानी बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल, इनका जो है वो समूह होता है विबग्योर। विबग्योर का स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि इन सारे कलरों का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है। वो ऊपर देखिए उसमें लाल होता है, नीचे जो है वो अपना बैंगनी होता है। ये आपने वीडियो में देखा था शुरू वाले में, यही था, ऊपर वाले लाल होता है, नीचे वाला बैंगनी होता है और बीच में ये सारे कलर हो जाते हैं और ये अर्धवर्ताकार जो आकृति बनी यही जो है अपनी रेनबो है, इंद्रधनुष। ये क्या है, रेनबो, इंद्रधनुष। तो ये रेनबो इस प्रकार की होती है। मैंने ये बता दिया कि किस कारण बनती है, कब बनती है, ये तो रहा कारण, ये कारण रहा। उसके बाद ये कब बनती है, उसका उत्तर ये रहा, कारण ये रहा, कब बनती है ये रहा, किधर बनती है, कहाँ बनती है, तो इसका आंसर ये रहा। और कलर जो होते हैं, कौन कौन से कलर होते हैं, उसका आंसर ये रहा। तो सारा आंसर मिल गया आपको। अब ये जो है डेफिनेशन थी ये, तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे बनती है, कैसे जो है वो एक आंसर बच गया अपना कि ये जो रेनबो है वो बनती कैसे है। भाई आपने बता दिया अपवर्तन से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से, वर्ण विक्षेपण से बनती है, पर उसमें होता कैसे है वर्ण विक्षेपण, ये सब कुछ जानेंगे अपन। तो देखिए भाई साहब, आगे अपन शुरुआत करते हैं अपनी कि कैसे बनती है वो जानते हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ध्यान से देखिए कैसे बनती है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो इंद्रधनुष होती है वो कैसे बनती है, इससे समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि 2 प्रकार की होती है। याद रखो, इंद्रधनुष जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कभी कभी एक इंद्रधनुष के पास एक दूसरी इंद्रधनुष दिखाई देती है, इस आधार पर 2 प्रकार की होगी, एक प्राथमिक इंद्रधनुष, एक द्वितीयक इंद्रधनुष। तो यहाँ पर मैं अगर लिख लूँ कि इंद्रधनुष जो है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, ठीक है। 2 प्रकार में, एक में इधर लिख लूँ, पहला लिख लूँ, तो पहला जो होता है वो होता है प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष, ध्यान में रखना, यहाँ पे लिख लेता हूँ नीचे, प्राथमिक इंद्रधनुष, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो प्रकार वो होता है द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। तो देखिए इंद्रधनुष कैसे बनती है वो मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। उससे पहले मुझे ये बताना जरूरी होती है कि प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीय इंद्रधनुष, 2 प्रकार की इंद्रधनुष अपनी होती है। तो पहली जो है इसकी डेफिनेशन आपको देखनी पड़ेगी कि प्राथमिक इंद्रधनुष कौन सी होती है, द्वितीयक इंद्रधनुष कौन सी होती है। तो देखिए मैं पहले आपको डायग्राम बना के ही समझा सकता हूँ, या पहले लिख दूँ आपको यहाँ पे कि प्राथमिक इंद्रधनुष वो इंद्रधनुष होती है जिसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तनिक घटना एक बार हो, और द्वितीयक इंद्रधनुष वो होती है जिसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तनिक घटना 2 बार हो। तो यहाँ पे मैं लिख दूं जिसमें पूर्ण
आंतरिक परावर्तन एक बार हो, समझ में आया, वो होती है प्राथमिक इंद्रधनुष। और जिसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितनी बार हो, 2 बार हो। यानी कि जिसमें 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी वो द्वितीयक इंद्रधनुष होगी, और जिसमें 1 बार होगी वो प्राथमिक इंद्रधनुष होगी। और आगे भी इनमें डिफरेंस है, वो समझाने से पहले मैं बता दूं कैसी प्राथमिक होती है, कैसी द्वितीयक होती है, और इंद्रधनुष कैसे बनती है, कैसे कैसे इसमें घटनाएं होती है। उसके लिए देखिए आपको बता दूं, यहाँ पर अलग से, यहाँ पे ये पार्ट अलग कर दूं, मैं इधर बता देता हूँ कि देखो बरसात ऋतु में बारिश की बूंदें होगी। मैं बना लेता हूँ यहाँ बारिश की बूंदें, जैसे 4 बूंदें बना लेता हूँ। बारिश की बूंदें जो है वो ठहरी रहेगी बरसात में बारिश रुकने के पश्चात। तो मैंने ये 4 जो है बूंदें बना ली अलग अलग, ठीक है, 4 बूंदें बना ली। अब इन बूंदों पे क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश घिरेगा। मैंने परिभाषा में बताया कि इन बूंदों पे सूर्य का प्रकाश गिरता है। तो एक मान लीजिए इधर से इस पे गिरता है यहाँ, इस पे गिरता है यहाँ, इस पे गिरता है यहाँ, और इस पे गिरता है यहाँ। यानी कि अलग अलग बूंदों पे सूर्य का जो प्रकाश है वो गिरेगा, ठीक है, अलग अलग दिशाओं से गिरेगा। मैं एक बार ऐसे बता रहा हूँ आपको, ऐसे सूर्य का प्रकाश गिरा, ठीक है, सारी प्रकाश किरणें गिरी। अब जो है ये डिसाइड करेगी कि ये प्राथमिक इंद्रधनुष बनेगा या द्वितीय इंद्रधनुष बनेगा। पहली बात तो ये कि इंद्रधनुष बनेगा कब, तो मैंने बताया कि इन बूंदों पर, ये जो है ये क्या है, ये बूंदे हैं, इन बूंदों पर जो बूंदे हैं, इन बूंदों पर क्या होगा, 3 घटनाएं होगी, ठीक है। मैंने बताया था 3 घटनाएं होगी। एक कौन सी मैंने बताई थी, अपवर्तन, दूसरी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीसरी वर्ण विक्षेपण। ये तीनों घटनाएं होगी तभी ये जो है इंद्रधनुष अपन को दिखाई देगा। तो पहली चीज देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन सी घटना होगी, जब प्रकाश की किरण घटी तो यहाँ पे विरल माध्यम था, आगे सघन माध्यम है, तो ये इंसिडेंट रे विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रवेश करेगी तो क्या होगा, इसका क्या होगा, अपना अपवर्तन होगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ध्यान रखना, पहली घटना हो गई अपवर्तन हुआ। अपवर्तन होगा तो अपवर्तन होगा तो ये प्रकाश की किरण सीधी नहीं जाके ये अपना कुछ मार्ग जो है वो डाइवर्ट कर लेगी, यानी कि ऐसे कहीं ना कहीं जाके इस पर टकरा जाएगी, सीधी डायरेक्ट सीधी नहीं आएगी। ऐसे मान लो, ठीक है, सीधी नहीं आएगी, अपवर्तन हुआ और यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे अपवर्तन हो गया। इसके बाद दूसरी घटना होगी इस प्रकाश की बूंद में, दूसरी घटना होगी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। और अपवर्तन तो मैंने बता दिया विरल से सघन में होती है, तो उसका मार्ग विचलित हो जाता है, वो अपवर्तन है, तो परिभाषा समझ में आ गई। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिभाषा बतानी पड़ेगी पहले, वैसे तो आपको आनी चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिभाषा होती है कि ये सघन माध्यम, यानी कि ये जो पानी है बाहर हवा है तो ये सघन है, ये विरल है। तो सघन माध्यम से जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है, लेकिन विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय पुनः वापस सघन माध्यम में ही प्रवेश कर जाए, तब होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी ये प्रकाश किरण यहाँ टकराई, ये अब आगे नहीं जाएगी, ये जो है इधर आके कहीं इधर हो जाएगी, यानी सघन माध्यम में ही वापस चली जाएगी। तो यहाँ पे जो ये घटना हुई दूसरी, ये कौन सी हुई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो समझ में आ गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है। अपवर्तन बता दिया मैंने, फिर मैंने बता दिया पूर्ण आंतरिक परावर्तन कैसे होता है। यहाँ पे भी देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्योंकि ये प्रकाश किरण बाहर नहीं निकली, अभी अंदर ही है, तो इसका फिर से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, यानी कि 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। और जब 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो मैंने बताया था जिसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 बार हो वो द्वितीयक इंद्रधनुष, यानी कि ये बूंद जो है वो बनाएगी द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष में काम आएगी। तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ और वापिस इधर गई। अब यहाँ से अब होगी तीसरी घटना, वर्ण विक्षेपण। अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर इस प्रकाश की किरण में वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, जिसकी वजह से अपन को क्या दिखाई देता है, उसकी वजह से अपन को इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए ये वर्ण विक्षेपण होगा। मान लीजिए ये जो है इधर कहीं आके यहाँ आ गई, यहाँ, तो यहाँ पे ये जो घटना हुई तीसरी, ये याद रखना कौन सी होगी, वर्ण विक्षेपण। यहाँ पे लिख देता हूँ बड़ा वर्ण विक्षेपण होगा। यहाँ पे जो इस बूंद प्रकाश किरण का वर्ण विक्षेपण होगा, जिसकी वजह से ये जो है यहाँ पे कोई प्रेक्षक होगा, आदमी खड़ा रहेगा, प्रेक्षक जिसे बोलते हैं,
इस प्रेक्षक की आंखों में प्रकाश की किरण घिरेगी, अलग अलग बूंदों से अलग अलग प्रकाश की किरणें घिरेगी, जिसकी वजह से ये 7 रंगों का कॉम्बिनेशन देखेगा और ये 7 रंग का कॉम्बिनेशन जो है उसको स्पेक्ट्रम की तरह दिखाई देगा, अर्धवर्ताकार, उसे ही अपन इंद्रधनुष बोलते हैं। तो देखिए ये द्वितीयक इंद्रधनुष बनाई। वैसे ही मैं आपको यहाँ बता दूं फिर से, यहाँ पे क्या होगा आपको पता है, फिर विरल से सघन, तो यहाँ पे अपवर्तन होगा। अपवर्तन के बाद मान लीजिए यहाँ घिरी, तो यहाँ पे जो है विरल सघन माध्यम से विरल में जाने के बजाय पुनः इसी में आ जाती है, तो यहाँ पे फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर ये बाहर नहीं निकलेगी, इधर आ जाती है, तो फिर पूर्ण आंतरिक, मतलब कि एक बार अपवर्तन, 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, इसका मतलब ये द्वितीयक इंद्रधनुष बनाएगी। और इसके बाद यहाँ पे वर्ण विक्षेपण होगा, बाहर निकलेगी तो, और यहाँ से बाहर निकल के ये सीधी प्रेक्षक की आंखों में जाके गिरेगी प्रकाश की किरण। यहाँ पे प्रेक्षक खड़ा है, ठीक है। अगली देखिए, अगर मैंने द्वितीय का बता दिया, मान लीजिए ये जो है प्राथमिक बनाएगी, जैसे कि एक बार अपवर्तन हुआ, अपवर्तन होने के बाद इसमें आके घिरी है। अब यहाँ से प्रकाश किरण का क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब बाहर नहीं निकलेगी, वापिस सघन माध्यम में ही जाएगी। तो मान लीजिए ऐसे गई, लेकिन अब की बार 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ एक बार ही हुआ है। तो एक बार हुआ है, इसका मतलब ये जो है प्राथमिक इंद्रधनुष की तरह होगी। प्राथमिक इंद्रधनुष जो है ये बूंद बनाएगी और यहाँ से निकल के इसका वर्ण विक्षेपण होगा, और वर्ण विक्षेपण होने के बाद ये प्रेक्षक की आंखों में गिरेगी। वैसे ही ये चौथी बूंद मान लीजिए, यहाँ से आई, यहाँ पे अपवर्तन हुआ, फिर यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, फिर वापस ये एक बार ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर सीधी प्रेक्षक की आंखों में चली जाती है। और जब सीधी प्रेक्षक की आंखों में चली जाती है तो वहाँ पे वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, यानी कि 7 रंगों का उसको स्पेक्ट्रम दिखाई देता है, और वो 7 रंग अलग अलग विबग्योर यानी वॉयलेट, इंडिगो, जामुन, ग्रीन, रेड, ये सारे कलर उसको दिखाई देंगे, जिसकी वजह से वो एक धनुषाकार आकृति देखेगा, और वही जो होती है वो इंद्रधनुष। तो आपको समझ में आ गया, मैंने आपको डायग्राम बना के समझा दिया कि कैसे तो प्रकाश की किरण गिरती है, कैसे उसमें अपवर्तन होता है, कैसे उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और कैसे उसमें वर्ण विक्षेपण होता है, ये सब समझा दिया। तो ये 2 प्रकाश की किरणें जो है ये दोनों तो मिलकर बनाएगी, कौन सा 2 बार हो रहा है, तो ये बनेगी द्वितीयक। ये तो द्वितीयक बना रही है, आपको दिख रहा है 2 बार इनमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, तो ये बना दी द्वितीयक। और ये जो दोनों है, ये दोनों मिलकर बनाएगी प्राथमिक। ये दोनों बनकर कैसे बनाएगी, प्राथमिक इंद्रधनुष। तो समझ में आया कि जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना एक बार हो तो प्राथमिक इंद्रधनुष, जब 2 बार हो तो द्वितीयक इंद्रधनुष। तो मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया है भाई साहब, कैसे प्रकाश की किरण गिरती है, कैसे उसमें अपवर्तन होता है, कैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और कैसे वर्ण विक्षेपण होता है। ये सारी प्रकाश की किरणें मिलकर यहाँ पे प्रेक्षक जो आदमी खड़ा है उसकी आंखों में गिरेगी और उसको जो है इंद्रधनुष दिखाई देगी। अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ थोड़े से डिफरेंस इसमें, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीय इंद्रधनुष, परिभाषा तो मैंने बता दी। एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होती है, प्राथमिक इंद्रधनुष में जो कलर जो होते हैं वो दिखाई देते हैं रेड से, ऊपर उसमें रेड होता है और नीचे ब्लू होता है, यानी कि उसमें ऐसे दिखाई देता है। ऊपर जो होता है ऐसे VIBGYOR, ऐसे दिखाई देते हैं। कहाँ लिखूँ, VIBGYOR, यानी इसमें ऊपर लाल होता है और नीचे वॉयलेट होता है। ये याद ना, ये होता है कलर प्रेफरेंस। जो कलर प्रेफरेंस होता है वो ये होता है, इसमें कलर प्रेफरेंस ये होता है। और जो द्वितीयक इंद्रधनुष है उसमें उल्टा होता है इसका, यानी कि ऊपर उसमें क्या होता है, ऊपर होता है V, नीचे होता है I, फिर आता है B, फिर आता है Y, फिर आता है विबग्योर, फिर आता है B के बाद में फिर आता है G, फिर आता है Y, और फिर आता O, और फिर आता R, यानी कि उसमें उल्टा कॉम्बिनेशन होता है। ऊपर जो होता है वो बैंगनी होता है और नीचे जो होता है वो लाल होता है, ऐसे होता है, ऐसा ये होता है द्वितीयक इंद्रधनुष में। ये क्या है, ये इसमें कलर होते हैं, ठीक है। तो ये 2 अंतर आ गए। तीसरी चीज़ आपको बता दूं मैं आपको, तीसरी चीज़ ये होती है कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होती है वो देखिए थोड़ी नीचे होती है, नज़दीक होती है, तो इसकी जो तीव्रता होती है, देखने की जो चमकीलापन होता है वो ज़्यादा होता है द्वितीय इंद्रधनुष की अपेक्षा। तो यानी कि ये जो प्राथमिक इंद्रधनुष बनी वो ज़्यादा चमकीली होगी, और द्वितीयक इंद्रधनुष जो होती है वो कम चमकीली होती है। तो ये एक अंतर और बता देता हूँ यहाँ पर मैं, ये ज़्यादा चमकीली, ठीक है, ज़्यादा चमकीली। और ये जो द्वितीयक इंद्रधनुष होती है वो प्राथमिक की अपेक्षा कम चमकीली होती है। तो ये एक अंतर और हो गया, ज़्यादा चमकीली और कम चमकीली। अब जो एक बात आती है वो आती है कि प्राथमिक जो इंद्रधनुष होती है वो जो है, जब यहाँ से ये कोण बनेगा, कुछ ना कुछ एंगल बनता है, तो जब प्रेक्षक की आंख पे 40 डिग्री से लगा के 42 डिग्री के बीच का कोण बनेगा, तब अपने को प्राप्त होगी ये प्राथमिक इंद्रधनुष। ये जो है, ये जो एंगल बना रही है इसके साथ पूरी ये सतह है, ये जो एंगल है, ये एंगल 40 डिग्री से लगा के
42 डिग्री का होगा तो अपने को कैसी दिखाई देगी, प्राथमिक वो प्रकाश किरण, यानी कि 40 डिग्री से लगा के 42 डिग्री का इसमें होता है दृष्टि विस्तार। ये क्या होता है, दृष्टि विस्तार। और जो द्वितीयक इंद्रधनुष होती है, द्वितीयक इंद्रधनुष में ये जो कोण का मान होता है वो ध्यान में रखना, वो होता है 50 डिग्री से लगा के 53 डिग्री के, ठीक है, 50 डिग्री से लगा के अगर 53 डिग्री के बीच दृष्टि विस्तार है तो अपने को जो है द्वितीयक इंद्रधनुष दिखाई देगी। तो याद रखना 50 से लगा के 53 डिग्री का दृष्टि विस्तार, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक बात आती है, ये 42 और 40 और ये 50 43 ये मैंने क्यों बताएं, ये इसलिए बताएं कि मैंने आपको अभी शुरू में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये इंद्रधनुष जो है वो धनुष के आकार की ही क्यों होती है, वृत्ताकार ही क्यों होती है। अब बताता हूँ उसकी वजह। ये वजह है ये एंगल कि यहाँ से देखिए प्रकाश की किरणें बहुत सारी बूंदें होगी, आकाश में तो बहुत सारी बूंदें होंगी और उन बूंदों में प्रकाश की किरणें जो है वो घिरेंगी बहुत सारी, लेकिन जिन जिन प्रकाश किरणों का एंगल जो है प्रेक्षक की आंख पे 40 से 42 के बीच बनता है, उन प्रकाश किरणों को ही वो इंद्रधनुष जैसा, मतलब उन प्रकाश किरणों को ही वो देख पाएगा। चमकीली प्रकाश किरणें जो होती है अलग अलग कलर की, उनको देख पाएगा। और ये जो एंगल बनता है 40 से 42 के बीच में, ये एंगल उन्हीं प्रकाश किरणों का बनेगा जो कि इंद्रधनुष आकार में सजी हुई रहती है। तो इसका वजह जो दृष्टि विस्तार है, इसकी वजह से जो उसके आकार जो होता है, वो आकार जो अपना होता है वो होता है चाप जैसा। तो याद रखना कि अगर इंद्रधनुष का पूछ ले आकार जो है धनुषाकार या चाप जैसा ही क्यों होता है, क्योंकि उसका दृष्टि विस्तार 40 से 42 डिग्री होता है। जो अगर कोई प्रकाश किरण 30 डिग्री पे है, कोई 36 पे है, कोई 38 पे है, कोई 53 पे है, कोई 81 पे है, तो वो प्रकाश की किरणें जो है प्रेक्षक की आंख पे आके कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएगी। जो 40 से 42 के बीच में है तो वो अलग अलग कलर का कॉम्बिनेशन बना पाएगी, और वो हमेशा जो है चाप के आकार का कॉम्बिनेशन होता है। इसको जो ये कोण बनेगा, ये शंकु जैसा जो इस पे गिरेगा, तो उनमें जो 40 से 42 के बीच में जो रंग होंगे वो 7 रंग होंगे। वो कौन कौन से होंगे, विबिग्योर होंगे वो 7 रंग, और इस वजह से जो उसका आकार जो है वो चाप जैसा होता है। तो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि आकार कैसा होता है, चाप जैसा। वो बात कंप्लीट कर ली। तो यहाँ पे अपना लेक्चर जो है इसमें 4 अंतर 5 अंतर हो गए हैं। एक चीज़ और है, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, दर्शन कोण, ये चाप का आकार का मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, आप लिख लेना यहाँ। एक जो इसका दर्शन कोण होता है, दर्शन कोण जो प्राथमिक होता है उसका होता है 20 डिग्री, और जो द्वितीयक इंद्रधनुष है उसका जो दर्शन कोण होता है, विजिबल एंगल जिसे बोलते हैं, वो होता है 30 डिग्री। अब बात आती है कि भाई साहब आपने सब कुछ समझा दिया, तो दर्शन कोण क्या होता है ये भी बता देता हूँ चलते चलते में। देखिए यहाँ पे समझा देता हूँ अलग से। दर्शन कोण क्या होता है, आप लिख लेना कि किसी भी वस्तु, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर द्वारा किसी भी वस्तु द्वारा आंख के रेटिना पर जो बना हुआ कोण होता है, आंख पर जो बना कोण होता है, उसे बोलते हैं दर्शन कोण। जैसे कि ये प्रकाश किरण आई, आंख पे गिरी, ये आई, आंख पे गिरी, इनके बीच जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं दर्शन कोण। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है, और ये वस्तु जो है यहाँ पे कोई आंख है, आंख, इस आंख पे जो ये कोण बनाएगी, ये जो एंगल थीटा, इसे बोलते हैं दर्शन कोण। ठीक है। अब दर्शन कोण पे क्या होता है, दर्शन कोण के आधार पर याद रखना वस्तु का आकार निर्धारित होता है। वस्तु का आकार, दर्शन कोण के आधार पर वस्तु का आकार निर्धारित होता है। कैसे कि यदि ये पास में होगी तो दर्शन कोण का मान बढ़ जाएगा। देखिए ये बढ़ जाएगा तो आकार जो है वो बड़ा दिखाई देगा। यदि ये दूर चली जाएगी तो दर्शन कोण का मान ये छोटा हो जाएगा। तो छोटा, जब दर्शन कोण का मान बड़ा होता है तो इसका मतलब वस्तु पास में है, और पास में मतलब बड़ी दिखाई देगी। अगर दर्शन कोण का मान छोटा है, इसका मतलब ये होता है कि वस्तु दूर है, और दूर होने की वजह से वही वस्तु अपने को छोटी दिखाई देगी। तो आकार निर्धारित हो गया। अब याद रखना कि थीटा जो है अगर बड़ा है तो पास में होगी वस्तु, अगर थीटा जो है छोटा है इसका मतलब वही वस्तु दूर है। तो यहाँ पे समझ में आ गया दर्शन कोण क्या होता है, और दर्शन कोण के आधार पर वस्तु का आकार निर्धारित होता है। अगर वस्तु पास में है तो थीटा बड़ा होगा, अगर वस्तु दूर है तो थीटा छोटा होगा। ये समझ में आ गया आपको। तो मैंने सारा क्लियर कर दिया है कि इंद्रधनुष कब बनती है, क्यों बनती है, कैसे बनती है, उसमें जो 2 प्रकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनमें अंतर सब बता दिया। और इसमें ये घटनाएं जो है वो मैंने आपको अलग डायग्राम में समझा दी कि कैसे कैसे ये घटनाएं होती हैं। और जो दर्शन कोण एक नया नाम आया वो भी मैंने आपको समझा दिया। इसका मतलब कि कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ क्लियर कर दिया। ठीक है, धन्यवाद।